हेलो दोस्तों, आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जो सीरीज़ देखने वाले हैं ये है जनरल साइंस की रिवीजन सीरीज़। तो आपकी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम जो है अभी बहुत पास में है और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और प्रीलिम्स में जनरल साइंस का वेटेज भी बहुत अच्छा होता है। तो प्रीलिम पास करने के लिए हमें जनरल साइंस के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट टिक करने होते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले और हम लोग प्रीलिम्स को क्लियर कर सके। तो इसीलिए दोस्तों आज की ये रिवीजन सीरीज़ है जिसमें हम लोग जनरल साइंस को एमसीक्यू पैटर्न में समझेंगे, जहाँ पर हम लोग एमसीक्यूज़ जो है उनके आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ उसको स्टडी करेंगे। ओके, सो तो दोस्तों आज का आपका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर दैन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। तो दोस्तों कोशिका के केंद्रक के अलावा ऐसा कौन केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता है कि जब भी पूछा जाता है कि भाई सेल में डीएनए कहाँ पर होता है तो उसका आंसर होता है दोस्तों न्यूक्लियस। पर न्यूक्लियस के अलावा सेल में कहाँ पर डीएनए होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आपके पास सेंट्रियोल, देन गोल्जी अपैरेटस, देन लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से टिक करके बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, हमारे सेल में हमारी कोशिका में न्यूक्लियस के अलावा केंद्रक के अलावा अगर डीएनए कहाँ पर होता है तो वो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में डीएनए जो है वो सेल में पाया जाता है। तो ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन। अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। जंतु कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता। अब इस टॉपिक पर भी हमें बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज, कोशिका भित्ति। दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस पे जो क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें दो तीन चीज़ों को थोड़ा याद रखना होता है। सबसे पहली, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस जो है वो हर सेल में होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन सा डिफरेंस है तो वो है दोस्तों सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है जो इनका डिफरेंस हमें याद रखना होता है वो होता है दोस्तों प्लास्टिड्स, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफिल जो है, अब क्लोरोफिल जो है ये दोस्तों सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, प्लास्टिड, ग्रीन प्लास्टिड जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा तीसरा डिफरेंस जो आता है वो आता है वोक्यूल्स पर। तो दोस्तों वोक्यूल्स जो है वो एनिमल सेल में भी होते हैं बट बहुत छोटे होते हैं। प्लांट सेल में वोक्यूल का साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों एनिमल सेल और प्लांट सेल में अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये तीन डिफरेंसेस हमेशा याद रखने हैं। एक तो है दोस्तों सेल वॉल, दूसरा है दोस्तों प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करता है, और तीसरा होता है दोस्तों वोक्यूल्स। तो ये था दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। अब आपके लिए है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस। जंतु कोशिकाओं में किस भाग को बिजली घर कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है जहां पे सेल जो है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आपके लिए सेल वॉल, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है दोस्तों एंटायर सेल। पूरी सेल ही है जहां पर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और उसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो दोस्तों पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि यहीं पर एटीपी प्रोड्यूस की जाती है और एटीपी को ही हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं। एटीपी को ही दोस्तों हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं। तो हमारी बॉडी जो भी एनर्जी यूज करती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है और एटीपी प्रोड्यूस कहाँ पर होती है तो एटीपी प्रोड्यूस होती है दोस्तों ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ।
अब दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है? तो देखिए इस पर भी हमें एक क्वेश्चंस होते हैं कि सेल वॉल होता है, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो दोस्तों सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? तो सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। क्वेश्चन है आपके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, लिपिड से बना होता है यानी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, या बोथ ए और बी प्रोटीन और लिपिड से बना होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है सेल वॉल। सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट जिसका एक टाइप है सेल्यूलोज, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बना होता है प्रोटीन और लिपिड दोनों से। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटीन और लिपिड इन दोनों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बना होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग सेल ये जो टॉपिक है इस पर से क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग, कोशिकांग जो है प्ले मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो दोस्तों प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण हमारी सेल के कौन से ऑर्गेनल्स में होता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके लिए यहां पर लाइसोसोम और सेंट्रीजोम, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइजोसोम, देन गोल्जी अपैरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बताएंगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। तो दोस्तों जब भी प्रोटीन सिंथेसिस की बात आती है, प्रोटीन संश्लेषण की बात आती है, तो पहला वर्ड जो हमारे ध्यान में आना चाहिए वो है दोस्तों राइजोसोम। राइजोसोम ही है जहाँ पे प्रोटीन जो है उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये राइजोसोम कहाँ पर अटैच होते हैं, ये कहाँ पर प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं? तो वो होता है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक को SER कहा जाता है और एक को RER कहा जाता है। तो दोस्तों एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो यहां पर अगर एक क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से पूछा जाए, डिटेल में अगर वो पूछते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों यहां पे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम ये मेजर रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री तो हम लोग कहेंगे राइबोसोम को, पर प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर प्रोड्यूस होता है उसकी जगह अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा दोस्तों RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन को राइबोसोम प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों ये था ये क्वेश्चन। अब दोस्तों आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वन टर्म जनरेट, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP। ATP को ही हमने देखा था, ATP को ही हमने कहा था एनर्जी करेंसी, ऊर्जा की करेंसी, मुद्रा। तो दोस्तों ये जो ATP जनरेशन की जो साइकिल है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों डीकंपोजिशन ऑफ ग्लोबल डीकंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज, क्रेब साइकिल, लास्ट रेस्पिरेटरी सीरीज, या वाटर डीकंपोजिशन। तो दोस्तों ATP जनरेशन कहाँ पर होता है? ATP जनरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जहाँ पे ATP जनरेशन की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है क्रेब साइकिल। तो ATP जनरेशन की साइकिल को कहा जाता है क्रेब साइकिल, और ये साइकिल कहाँ पर होती है? ये साइकिल होती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और इसी साइकिल में दोस्तों मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ATP जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग इसमें थोड़ा सा फिजिक्स और न्यूक्लियर वाले क्वेश्चंस भी देख रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ सन, सूर्य की ऊर्जा जो ये किस प्रोसेस के वजह से रिलीज होती है? सन की एनर्जी किस प्रोसेस से रिलीज होती है? तो वहां पर दोस्तों न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है या रिडक्शन रिएक्शन होती है? तो दोस्तों यहाँ पर हमेशा हमारा कंफ्यूजन जो होता है वो इन दो में होता है कि सन में फ्यूजन होता है या फिजन होता है। तो दोस्तों सन में होता है फ्यूजन, सन में होता है फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या होता है दोस्तों, दो हाइड्रोजन एटम जो है ये कंबाइन होके हीलियम बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो फ्यूजन का मतलब होता है दोस्तों जब दो स्मॉल एटम्स कंबाइन होकर एक लार्ज एटम क्रिएट करे। तो सन में जो रिएक्शन होती है दोस्तों वो होती है फ्यूजन। पर जब आप फिजन के बारे में सुनोगे तो यहाँ पर एक चीज याद रखना दोस्तों, एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब जो है ये हमारे फिजन प्रिंसिपल पे चलता है, जिसमें हम लोग एक बड़े न्यूक्लियस को, एक बड़े एटम को स्प्लिट करते हैं दो छोटे एटम्स में, जिसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। तो एटम बॉम्ब हो या हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर हो, यहाँ पर दोस्तों होती है न्यूक्लियर फिजन। पर सन या कोई भी स्टार में जो एनर्जी रिलीज होती है वहां पे रिएक्शन होती है दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, या जिसे आप बोलोगे नाभिकीय संलयन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़िएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में है, एनालिटिकल है और यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करना है। तो दोस्तों देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर फिजन। तो दोस्तों ये जो चार स्टेटमेंट आपको दिए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड नहीं है? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि सन में जो रिएक्शन होती है वो तो फ्यूजन है, और ये फिजन कहाँ पर होता है? तो हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर, और एटॉमिक बॉम्ब में भी। तो दोस्तों पहला यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। दूसरा ऑप्शन है एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स। तीसरा ऑप्शन है एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई, मतलब ये जो है ये तो न्यूक्लियर फ्यूजन से कनेक्टेड है। फिर दूसरा, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इज रिलीज्ड इन एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और वो भी फ्यूजन से रिलेटेड है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर दोस्तों एनर्जी जनरेशन इन स्टार, एनर्जी जनरेशन इन स्टार ये न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है या न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है? हाँ दोस्तों, एनर्जी जनरेशन इन स्टार, तो उसे अगर देखें तो स्टार में एनर्जी जनरेट हुई थी न्यूक्लियर फ्यूजन से। तो ये न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन ये भी सही है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, तारों में ऊर्जा का उत्पादन। तारों में ऊर्जा का उत्पादन होता है फ्यूजन से। तो दोस्तों इस तरह के भी लॉजिकल क्वेश्चंस आपको अभी पूछे जा सकते हैं, तो उनके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये थोड़ा करंट अफेयर बेस्ड मिक्स है और इसमें थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, पर ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। करंट अफेयर भी है और बेसिक साइंस भी है, इसीलिए इसके एग्जाम में आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटॉमिक बॉम्ब? हाँ दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक बॉम्ब में क्या डिफरेंस होता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि दोनों के दोनों जो है ये फिजन पर चलते हैं। दोनों में दोस्तों फिजन रिएक्शन होती है जिसमें एटम को स्प्लिट किया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है देयर इज नो चेन रिएक्शन, इस पर ध्यान देना है। देयर इज नो चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर वेयर एज दिस हैपन इन एटॉमिक बॉम्ब। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है वो है चेन रिएक्शन से रिलेटेड, कि इन दोनों में से कहाँ पर चेन रिएक्शन होती है, कहाँ पर नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल्ड, कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शन होती है वो कंट्रोल की जाती है, नियंत्रित की जाती है। दूसरा, अ चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज नॉट कंट्रोल। न्यूक्लियर रिएक्टर में उसे कंट्रोल नहीं करते, उसे नियंत्रित नहीं करते, श्रृंखला अभिक्रिया जो है उसे नियंत्रित नहीं करते। फिर है दोस्तों एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन वेयर एज न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट डी तो पूरी तरह गलत है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है।
अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आता है, कंट्रोल रिएक्शन और अनकंट्रोल रिएक्शन कहां पर होती है? तो देखो दोस्तों, न्यूक्लियर बॉम्ब में एक साथ एक्सप्लोजन होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। यानी एटॉमिक बॉम्ब जो है यहाँ पे चेन रिएक्शन तो होती है, पर वो कंट्रोल होती है क्या? तो नहीं, यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब में चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं की जाती। तो फिर ये न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल की जाती है। यस, तो इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर करेक्ट आंसर है दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो चेन रिएक्शन होती है, श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है, उसे नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, कि चेन रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में उसे कंट्रोल करते हैं, और एटॉमिक बॉम्ब में भी चेन रिएक्शन होती है, उसे कंट्रोल नहीं करते। इसलिए सारे के सारे एटम एक साथ स्प्लिट होके बहुत ज़्यादा एनर्जी विद इन अ सेकंड रिलीज कर देते हैं, जबकि यहाँ पर कंट्रोल करके हम लोग उस एनर्जी को ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिलीज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन। अब दोस्तों उसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता होगा। आइडेंटिफाई द मिनरल नॉट एसोसिएटेड विथ एटॉमिक पावर। तो दोस्तों उस खनिज की पहचान करें जो परमाणु शक्ति से संबंध नहीं है, जिसका परमाणु शक्ति से कोई संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों मोनेजाइट, फिर है थोरियम, देन बेरिलियम एंड देन क्रोमियम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, क्रोमियम। क्रोमियम का न्यूक्लियर पावर प्लांट से कोई रिलेशन नहीं है। अब दोस्तों ये मोनेजाइट, दोस्तों मोनेजाइट सैंड केरला कोस्ट में मिलती है, जो भारत में मिलती है हमारे कोस्टल एरिया में। दोस्तों इसी मोनेजाइट सैंड में तो थोरियम होता है, तो ये दोनों तो रिलेटेड है। और दोस्तों बेरिलियम जो है, बेरिलियम को एज अ कूलेंट यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, यानी ये भी एटॉमिक पावर से रिलेटेड है। बस क्रोमियम जो है ये एटॉमिक पावर से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा ये तीनों जो है एटॉमिक पावर से रिलेटेड है। फिर आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको आता होगा, तो इसको करेक्टली देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। तो दोस्तों इनमें से किसका परमाणु ईंधन के रूप में इस्तेमाल या उपयोग नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा मिनरल है जिसे हम लोग परमाणु ईंधन की तरह यूज नहीं कर सकते? पहला ऑप्शन है दोस्तों यूरेनियम, देन थोरियम, कैल्शियम, प्लूटोनियम। तो दोस्तों यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, इन तीनों का जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, और कैल्शियम का नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। अब दोस्तों भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो पहले स्टेज में हम लोग यूरेनियम को यूज करने वाले हैं एज अ फ्यूल। सेकंड स्टेज में दोस्तों फ्यूल यूज होगा प्लूटोनियम, और थर्ड स्टेज में फ्यूल यूज होगा थोरियम, जो मोनेजाइट सैंड में मिलता है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेज है, और हर स्टेज में एक नया मिनरल हम लोग एज अ फ्यूल यूज करने वाले हैं। तो यूरेनियम फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज प्लूटोनियम, थर्ड स्टेज थोरियम। अब ये सेकंड स्टेज करंट अफेयर में भी चल रहा है, जिसके ऊपर आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन के लिए हम लोग यूरेनियम का तो यूज करते हैं, पर यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं? तो दोस्तों यूरेनियम 233, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 या यूरेनियम 239। तो दोस्तों यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप एज अ फिजाइल मटेरियल, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है? फिजाइल मटेरियल होता है दोस्तों यूरेनियम 235। इसी को यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और इसी को हम लोग जो नेचुरल यूरेनियम जो होता है, तो दोस्तों यहाँ पे नेचुरली जो यूरेनियम हमें मिलता है वो होता है यूरेनियम 238,
और उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो है यूरेनियम 235, जिसे एज अ फ्यूल, एज अ ईंधन हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में या एटॉमिक बॉम्ब में भी यूज करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक रिलेटेड ही क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर बना था? भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहां पर बना था? तो दोस्तों नरोरा, कलपक्कम, तारापुर या कोटा? क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तारापुर। तारापुर में भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना था। उसका नाम क्या था? उसका नाम अप्सरा, उस रिएक्टर का नाम। दोस्तों तारापुर है महाराष्ट्र में। कोटा जो है, कोटा में भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो है राजस्थान में। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं कौन से स्टेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट है और कौन सी जगह पर है। अब वैसे ही दोस्तों नरोरा जो है ये आता है यूपी में, और कलपक्कम जो है ये है दोस्तों तमिलनाडु में। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट और उनके स्टेट्स को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, वो है दोस्तों फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेस्ट कलपक्कम। तो दोस्तों कलपक्कम में इंडिया जो है ये सेकंड स्टेज वाला न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप कर रही है, और सेकंड स्टेज रिएक्टर कलपक्कम में जो डेवलप हुआ है उसका नाम क्या है? तो ये करंट अफेयर वाली चीज है, उसका नाम है दोस्तों भाविनी। भाविनी करके एक प्रोटोटाइप बना है जो यूज किया जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। अब हमें क्वेश्चन है कि इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जिसके प्रोटोटाइप का नाम भाविनी है, इसमें कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है? तो दोस्तों इस रिएक्टर में फ्यूल यूज किया जाता है इनरिच यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या टंगस्टन। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था सेकंड स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में भारत जो फ्यूल यूज करने वाला है वो है दोस्तों प्लूटोनियम। तो सेकंड स्टेज भाविनी, कलपक्कम और फ्यूल प्लूटोनियम, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट करंट अफेयर में भी है। अब दोस्तों आपको पेयर लगानी है, जोड़ियां बनानी है। किसकी? तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन और उनके राज्य। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो चलिए इसकी पेयर लगाते हैं। अब थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कलपक्कम। कलपक्कम कौन से स्टेट में है? तो दोस्तों कलपक्कम है तमिलनाडु में। फिर उसके बाद दोस्तों नरोरा। नरोरा कौन से स्टेट में है? नरोरा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। फिर तीसरा काकरापार। काकरापार ये यहाँ पर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये न्यूज में भी था। ये कौन से स्टेट में है? ये है दोस्तों गुजरात में। और उसके बाद दोस्तों ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे का ही नाम अभी बदल के कर दिया है तारापुर। ट्रॉम्बे जो है उसी का अभी नाम बदलकर कर दिया है तारापुर, और वो है महाराष्ट्र स्टेट में। तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। पेयर जो है वो है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ हेवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो दोस्तों हेवी वाटर का क्या काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, भारी वाटर? अब दोस्तों यहां पर हमेशा क्वेश्चन ये आता है, इस पर भी आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हेवी वाटर होता क्या है। तो दोस्तों हाइड्रोजन के ना आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। हमारा नॉर्मल वाटर जो होता है वो होता है H2O, जिसमें एक हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटियम। प्रोटियम करके ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है। वैसे ही दोस्तों हाइड्रोजन का एक दूसरा आइसोटोप भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम। तो दोस्तों हेवी वाटर का मतलब होता है ऐसा पानी जिसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप हो, जिसे लिखा जाता है D2O। H2O की जगह उसे लिखा जाता है D2O। अब ये ड्यूटेरियम और ये प्रोटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप है। तीसरा भी एक है, वो है दोस्तों ट्रिटियम। ट्रिटियम भी जो है वो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। तो दोस्तों इनमें डिफरेंस किसका होता है? एटॉमिक नंबर का या एटॉमिक मास का? तो इनमें डिफरेंस होता है दोस्तों एटॉमिक मास।
तो इसका एटॉमिक मास जो है वो 1 ही होता है और एटॉमिक नंबर भी वही होता है। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास जो है वो 2 होता है और ट्रिटियम का एटॉमिक मास जो है वो होता है दोस्तों 3। क्यों? तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। तो एटॉमिक मास इसी के वजह से ये बन जाते हैं आइसोटोप्स। तो दोस्तों ड्यूटेरियम को ही कहते हैं हेवी वाटर। अब हेवी वाटर का न्यूक्लियर रिएक्टर में काम क्या होता है? तो दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर हम लोग 2 पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना और दूसरा होता है दोस्तों एज अ कूलेंट यूज करना, रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए उसे यूज करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड को बढ़ाना, कूल डाउन द रिएक्टर, रिएक्टर को ठंडा करना, या न्यूक्लियर रिएक्शन को रोक देना। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हमने देखा चेन रिएक्शन होती है, उसे कंट्रोल कैसे करते हैं? तो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं दोस्तों हेवी वाटर, जो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा साइंस टेक से रिलेटेड है पर इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस इवेंट को दोस्तों अभी हो गए हैं 50 साल। तो 50 साल हो गए करके ये चीज न्यूज में बहुत ज्यादा थी। तो दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, कोड ऑफिशियल कोड नेम ऑफ पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। तो दोस्तों भारत ने सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन कौन से साल किया था? आंसर है 1974। कौन सी जगह पर किया था? पोखरण में, जिसे पोखरण 1 भी कहते हैं। और उसका कोड नेम क्या था पहले एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट का? तो ऑप्शन है दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा, थंडर बोल्ट, फ्लाइंग गार्ड, या अग्नि परीक्षा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्माइलिंग बुद्धा। तो भारत ने सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की थी 1974 में, तब उस मिशन का नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। और तब प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो तब प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों इंदिरा गांधी जी। अब दूसरा क्वेश्चन है पोखरण 2। तो भारत ने दूसरा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कौन से साल किया था और कहां पर? तो दोस्तों पोखरण 2 में उसे वो हुआ था। कौन से साल में हुआ था और कौन से महीने में? कौन से साल में हुआ था और कौन से महीने में भी क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों हमारा सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? जून 11, जून 9, मई 11, मई 29। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है मई 11। 11 मई को हुआ था, वो भी 1998 में। 11 मई को हुआ था 1998 में। और तब प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, तब भारत के प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 5 बॉम्ब का टेस्ट किया था, 5 बॉम्ब्स का एक्सप्लोजन किया था। और इस मिशन का नाम क्या था? पहले वाले पोखरण 1 का था स्माइलिंग बुद्धा, इस मिशन का नाम क्या था दोस्तों? तो इस मिशन का नाम था दोस्तों ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। और इसमें एपीजे अब्दुल कलाम इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था 1998 में। अब दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, करंट अफेयर रिलेटेड है, पर यह भी थोड़ा केयरफुली करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए, इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इफ एक्सपेरिमेंट सक्सीड, इमीडिएट एडवांटेज फॉर इंडिया। तो ये जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, इंडिया इसका पार्ट है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट दोस्तों सक्सेस हो जाता है तो इससे भारत को तत्काल क्या लाभ मिलेगा? तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं जिसके बेसिस पर आप इन ऑप्शन को समझ पाओगे। तो दोस्तों हमने देखा न्यूक्लियर रिएक्टर में अभी फ्यूजन रिएक्शन होती है यूरेनियम वाली, पर सन में जो रिएक्शन होती है वो होती है फ्यूजन। तो हम लोग आर्टिफिशियली फ्यूजन रिएक्शन कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अगर हम लोग ऐसा रिएक्टर बनाए जो 2 हाइड्रोजन को फ्यूज करके हीलियम बनाए सूरज की तरह, और उससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलेगी, तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट चालू है, रिसर्च डेवलपमेंट, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, और अभी इंडिया ने भी उसी रिएक्टर में एज अ मेंबर पार्टिसिपेट भी किया है। अब ये जो रिएक्टर है दोस्तों, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, भारत इसका मेंबर है, और ये रिएक्टर अभी फ्रांस में भी है। तो दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अभी फ्रांस में जो उनकी अभी विजिट है उसमें इस रिएक्टर को वो विजिट भी करने वाले हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे इस रिएक्टर में जो डेवलपमेंट हो रही है वो हो रही है फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर की। तो चलिए दोस्तों, उससे भारत को इमीडिएट क्या लाभ मिलेगा तो पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इट कैन यूज थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम फॉर पावर प्रोडक्शन। यह विद्युत का उत्पादन तो करेगा, पर ये कौन सा फ्यूल यूज करेगा, कौन सा ईंधन, तो थोरियम, ना कि यूरेनियम। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, इट कैन अटेन ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट नेविगेशन। क्या ये सैटेलाइट नेविगेशन से रिलेटेड है, उपग्रह संचालन से? तो नहीं। तीसरा ऑप्शन है, इट कैन ड्रास्टिकली इंप्रूव इफिशिएंसी ऑफ इट्स फ्यूजन रिएक्शन इन पावर जनरेशन। तो दोस्तों क्या ये विखंडन पर काम करेगा, फ्यूजन पर काम करेगा? तो नहीं, ये भी गलत होगा। फिर इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन। तो क्या ये फ्यूजन रिएक्टर बनाएगा, यानी यहाँ पे संलयन रिएक्टर का निर्माण करेगा? तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखिएगा, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जहाँ पे फ्यूजन बेस, ओके, जहाँ पर फ्यूजन बेस न्यूक्लियर रिएक्टर हमें बनाना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बायोलॉजी से। क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हाउ मेनी टाइम हेल्दी पर्सन्स एवरेज हार्ट बीट? कितनी बार? 86 टाइम, 98 टाइम्स, 72 टाइम्स, 64 टाइम? क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 72 टाइम्स। 72 टाइम्स। नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन का दिल जो है 1 मिनट में 72 बार 72 टाइम्स धड़कता है, बीट करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो फिर हमारा हार्ट जो है ये रेस्ट कब करता है? क्या हमारा हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता? नेवर। जब हम सोते हैं तब रेस्ट करता है, या 2 बीट के बीच में, 2 धड़कनों के बीच में रेस्ट करता है, या जब आप योगा करते हो तब रेस्ट करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमारा दिल कब रेस्ट करता है? हमारा दिल रेस्ट करता है 2 धड़कनों के बीच। 2 धड़कनों के बीच में हमारा जो हार्ट है वो रेस्ट करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? एक ह्यूमन के हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं? तो दोस्तों ह्यूमन के हार्ट में टोटल 4 चेंबर्स होते हैं। ह्यूमन के हार्ट में दोस्तों टोटल 4 चेंबर्स होते हैं। अब दोस्तों 2 चेंबर किस में होता है? 2 चेंबर दोस्तों आपको जनरली ना फिश में मिल जाते हैं। फिश, जो भी पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है उनके हार्ट दोस्तों 2 चेंबर के होते हैं। और जो उभयचर होते हैं, ओके, उभयचर जो होते हैं, जो जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग जो है दोस्तों ये उभयचर है। तो उभयचर जो होते हैं इनके दोस्तों दिल में 3 चेंबर होते हैं। और जो जानवर जमीन पर रहते हैं, जिसे टेरेस्ट्रियल जानवर जो बोलते हैं, उनके हार्ट में दोस्तों जनरली 4 चेंबर होते हैं। तो इस तरह से भी आप ऑप्शन से इसको लॉजिकली याद रख सकते हो कि लाइफ की शुरुआत हुई थी पानी में, तो पानी में रहने वाले जो जीव है उनमें 2 चेंबर का हार्ट होता है। फिर पानी से लाइफ जो है वो ज़मीन पर आई, तो ऐसे एनिमल थे जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते थे, तो उनके हार्ट थे दोस्तों 3 चेंबर के। और कुछ ऐसे एनिमल है जो सिर्फ ज़मीन पर रह सकते हैं, तो उनके हार्ट है दोस्तों 4 चेंबर वाले। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग। एक सामान्य वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है,
3 से 4 लीटर होता है, 8 से 10 लीटर होता है, या 10 से 12 लीटर होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर रक्त जो है एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हीमोग्लोबिन? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर वो ये है कि ये लाल रंग का होता है। ओके, दूसरा ऑप्शन, इट इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल, ये ऑक्सीजन को लंग्स से सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, इट इज स्लाइटली एसिडिक, अब ये एसिडिक होता है या बेसिक? तो ये एसिडिक होता है ऐसा बोला है यहाँ पर। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से, सेल से लंग्स के पास लेकर आता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमेशा याद रखना है, हमारे ब्लड में जो आरबीसी होती है, आरबीसी जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं, अब इसे रेड ब्लड सेल जो है इसका कलर रेड किसके वजह से होता है? तो कलर रेड होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के वजह से। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है दोस्तों ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस हीमोग्लोबिन में दोस्तों मिनरल जो होता है वो होता है आयरन, लोहा। ओके, आयरन होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हीमोग्लोबिन द्वारा। और ये जो हीमोग्लोबिन है और इसकी अगर बॉडी में कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए बॉडी में, तो उन पर्सन को एनीमिया होता है। ओके, तो एनीमिया किसके वजह से होता है? तो आयरन की कमी के वजह से। और अगर आपके शरीर में आयरन कमी है तो भाई हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा, और अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आरबीसी भी कम रहेगी, यानी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड नहीं है? तो उसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। वो होता है कि आपका जो ब्लड है वो एसिडिक है, अम्लीय है या बेसिक है। जैसे यूरिन के बारे में भी सवाल आता है कि आपकी जो यूरिन जो होती है, मूत्र जो होता है, वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो एसिडिक नहीं होता, अम्लीय नहीं होता। तो फिर दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक एवरेज ह्यूमन के अंदर कितना ब्लड प्रेशर होता है? बीपी औसतन कितना ब्लड प्रेशर होता है? 60/100, 20/80, 60/140, 120/80? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 120/80। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक आम आदमी के शरीर में दोस्तों जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120/80। अगर 120 से ज़्यादा हो तो हम लोग उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और अगर 80 से कम हो जाए तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, लो बीपी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वो है कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? कौन सा उपकरण हम लोग यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है स्पेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर, देन एमीटर। तो क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर? तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसका नाम है दोस्तों स्पिग्मोमैनोमीटर। उसका नाम है दोस्तों स्पिग्मोमैनोमीटर को यूज किया जाता है नॉर्मल ह्यूमन में ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन बिकम ओल्डर हिज ब्लड प्रेशर जनरली, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर कैसे होता है एज के हिसाब से? तो उसका ब्लड प्रेशर घटता है, डिक्रीज होता है,
उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, या उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है, या वो जो है उसमें व्यापक रूप से बदलाव हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तब उसका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उम्र के साथ दोस्तों ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर, सार्वभौमिक दाता किस रक्त समूह को कहा जाता है? कौन से ब्लड ग्रुप को दोस्तों यूनिवर्सल डोनर, सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? बी, ओ, ए या ए बी? तो दोस्तों इनमें से कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो ब्लड ग्रुप ओ जो है, इसे दोस्तों यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसका मतलब जो है ब्लड ग्रुप जो है ओ, ये किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है या बेसिक। तो दोस्तों यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि हमारे यहाँ पे जो ब्लड है इसकी पीएच लेवल क्या होगी। हाँ दोस्तों, ब्लड की पीएच लेवल क्या होगी। अब आपको पता है कि पीएच लेवल के हिसाब से नंबर 7 जो है ये न्यूट्रल होता है। 7 से 14 अगर बात करोगे तो ये हो जाता है बेसिक। 7 से 14 अगर है तो ये हो जाएगा बेसिक। और दोस्तों 7 से अगर 1 तक जाता है तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये 1 तक जाता है तो ये हो जाएगा एसिडिक, अम्लीय। तो हमारा ब्लड ग्रुप किस में आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे लॉजिक लगाओ, ये क्या होगा? ये होगा एसिडिक, ये भी होगा एसिडिक। हाँ, अब ये दो जो है ये दो बेसिक हो सकते हैं। तो हमारा ब्लड जो है वो तो बेसिक है, पर उसका पीएच वैल्यू क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों 7.35 टू 7.45। हमारा ब्लड जो है वो बेसिक है, एसिडिक नहीं है, और उसकी पीएच लेवल होती है दोस्तों 7.35 टू 7.45 पीएच। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प अस इन अ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। मतलब हमें जब भी कोई बीमारी होती है, हमें जब भी कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी में दोस्तों, हमें जब भी कोई बीमारी होती है तो हमारे ब्लड में कौन सी ऐसी सेल्स है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमारी मदद करती है संक्रमण से बचाने के लिए? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और आरबीसी में ही दोस्तों हीमोग्लोबिन होता है जिसमें आयरन होता है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। यानी ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम जो है ये कौन प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करती है जो हमें किसी भी इन्फेक्शन से, संक्रमण से बचाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी ब्लड से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है? आर्टेरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट। हृदय को जो, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करते हैं उस आर्टरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है, हेपेटिक आर्टरीज कहा जाता है, कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है, या पल्मनरी आर्टरीज कहा जाता है। तो दोस्तों जो धमनियां हृदय को रक्त आपूर्ति करती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है दोस्तों कोरोनरी आर्टरीज। उन्हें क्या कहा जाता है? कोरोनरी आर्टरीज। ये धमनियां वो है जो हृदय को, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग अभी यहाँ पर हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को पढ़ा। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस।
हमारे बॉडी में अधिकांश पाचन क्रिया जो है वो कहाँ पर होती है? पैनक्रीज में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है या स्टमक में होती है? तो दोस्तों हमारी बॉडी में मैक्सिमम डाइजेशन प्रोसेस, पाचन क्रिया जो है, अधिकांश पाचन क्रिया कहाँ पर होती है? तो उसका आंसर है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही दोस्तों पूरी की पूरी पाचन क्रिया जो है, डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जो डाइजेस्टेड फूड है उसे ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है विली के थ्रू, और वहीं से दोस्तों उस डाइजेस्टेड फूड को हर सेल के पास ब्लड जो है वो पहुंचाने का काम करता है, और बचा वाला जो भी वेस्ट है वो दोस्तों चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसे एनस के थ्रू इजेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों अधिकांश डाइजेशन प्रोसेस जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। अब दोस्तों डाइजेशन सिस्टम से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो हमारी जो बक्कल कैविटी जो है, बक्कल कैविटी, मुख गुहा जो है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका पाचन जो है वो प्रारंभ होता है? तो दोस्तों बक्कल कैविटी में कौन सा डाइजेशन, किसका डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है? प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है बक्कल कैविटी में, फैट्स का डाइजेशन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है, या नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों बक्कल कैविटी में डाइजेशन शुरू हो जाता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स का। हमारी बक्कल कैविटी में डाइजेशन शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, और इसमें दोस्तों मेजर रोल प्ले करता है हमारा सलाइवा। तो हमारे मुंह में जो थूक जो है वो एक्चुअली सलाइवा है, वो एक एंजाइम है जो डाइजेशन प्रोसेस को यहाँ पर कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट। अब दोस्तों क्वेश्चन वही है, सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, लार जो होती है वो किसके पाचन में सहायता करती है? तो दोस्तों अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो देखा उसी के बेसिस पर आप इसका आंसर बता सकते हो कि सलाइवा जो है, लार जो है, वो किसके डाइजेशन में हेल्प करती है? स्टार्च के, प्रोटीन के, फाइबर्स के, या फैट्स के? तो दोस्तों स्टार्च जो है इसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं, तो प्लांट इस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। तो हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने से हमारी बॉडी में आता है दोस्तों स्टार्च। और डाइजेशन में, पाचन में क्या होता है? डाइजेशन में या पाचन क्रिया में हम लोग इस स्टार्च को दोस्तों कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। तो दोस्तों देखिए, प्लांट फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग फॉर्म्स में प्लांट कन्वर्ट भी करते हैं। तो उनमें से एक फॉर्म जो है जिसमें प्लांट फूड को स्टोर करते हैं, प्लांट जो है इसको स्टोर जो करते हैं, ये होता है स्टार्च। स्टोर जो करेंगे ये होता है दोस्तों स्टार्च। और इसीलिए लार जो है वो किसके डाइजेशन में हेल्प करती है? तो स्टार्च के। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, क्वेश्चन है एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। तो दोस्तों कौन सा एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च में काम करता है? अब हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? स्टार्च को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज में, स्टार्च को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज में। इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है? अब देखो दोस्तों, हमने देखा लार्ज काम करती है, सलाइवा काम करता है, तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है ये आपको पूछा है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है कौन सा? इन्वर्टेज, अमाइलेस, देन डिहाइड्रोजनेस या एनहाइड्रेट्स। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम काम करता है? वो है दोस्तों अमाइलेज। अमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मेजर रोल प्ले करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एंजाइम। अब अमाइलेज तो देखा एंजाइम है, तो एंजाइम ये बेसिकली क्या होता है? एंजाइम्स जो है ये विटामिन्स है, बैक्टीरिया है, बायोकैटालिस्ट है, जैव उत्प्रेरक, या वायरस। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? एंजाइम से बेसिकली क्या है? एंजाइम्स दोस्तों ये बेसिकली है बायोकैटालिस्ट। एंजाइम जो है ये है बेसिकली बायोकैटालिस्ट। या कभी अगर आपको एग्जाम में ये भी टॉपिक दिखे कि ये क्या होते हैं,
ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं तो भी करेक्ट होगा। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं जिनका काम, वो जो काम करते हैं वो काम होता है एज अ बायो कैटालिस्ट। तो इस तरह से भी दोस्तों इस क्वेश्चन को आप याद रख सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम कैन कैटालाइज। तो दोस्तों देखो प्रीवियस क्वेश्चन, एंजाइम का काम क्या होता है? बायो कैटालिस्ट। तो विच एंजाइम कैन कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। हाँ जी दोस्तों, इथेनॉल, ग्लूकोज टू इथेनॉल। तो देखिए स्टार्च टू ग्लूकोज किस एंजाइम का काम है? अमाइलेस। तो वैसे ही दोस्तों इस ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट कर सकता है? तो जाइमेज है, इन्वर्टेज है, माल्टेज है, डायस्टेज है। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों जाइमेज। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है? तो उसका आंसर है दोस्तों जाइमेज। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो दोस्तों देखो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी में कहाँ पे शुरू होता है, ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। देखो डाइजेशन प्रोसेस खत्म कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है बक्कल कैविटी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही प्रोटीन का डाइजेशन भी खत्म होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर शुरू कहाँ से होता है? तो दोस्तों लीवर से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से या स्टमक से। हाँ दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों प्रोटीन का डाइजेशन हमारी बॉडी में शुरू हो जाता है स्टमक से। स्टमक में, पेट में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है और खत्म कहां पर होगा? तो वो खत्म होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। अब देखो दोस्तों इसी क्वेश्चन से आप कुछ पॉइंट्स को याद रख सकते हो। तो हमारे डाइजेशन में क्या होता है? हमारे डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उन्हें हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टार्च जो है उसे कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। वैसे ही प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया जाता है? प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों अमीनो एसिड में। और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे शुरू हुआ? स्टमक में। तो दोस्तों यहां पर आपको पूछा है कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए था? अमाइलेस। अब प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कैटालिस्ट यहां पर काम करता है? कौन सा एंजाइम काम करता है? पेप्सिन, लैक्टेज, यूरियाज या जाइमेज। तो दोस्तों देखो जाइमेज को तो हमने देखा था, जाइमेज का काम क्या होता है? ग्लूकोज से इथेनॉल। तो फिर भाई लैक्टेज तो भाई दूध से रिलेटेड है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है पेप्सिन। पेप्सिन ये जो एंजाइम है ओके, इसका काम होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना। पेप्सिन के अलावा दोस्तों ट्रेप्सिन करके भी एक होता है, पेप्सिन और ट्रेप्सिन। ये जो है ये दो एंजाइम्स है जो प्रोटीन डाइजेशन में काम करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर वो ये कि हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर है अपेंडिक्स। ओके, हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर है अपेंडिक्स। तो वो हमारे बॉडी में कहां पर जुड़ा हुआ है, कहां पर वो अटैच है? तो वो लार्ज इंटेस्टाइन को अटैच है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैच है, गैल ब्लैडर को अटैच है, पित्ताशय को, या स्टमक पेट को अटैच है। तो दोस्तों अपेंडिक्स हमारी बॉडी में कहां पर अटैच होता है? तो दोस्तों हमारी बॉडी में अपेंडिक्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन को अटैच है। ओके, हमारी बॉडी में अपेंडिक्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन को अटैच्ड है। अब दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन जो आता है ये थोड़ा ट्रिकी है, टफ में से आता है, पर इसको थोड़ा रट लेना। तो दोस्तों क्वेश्चन है यहां पर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर डिक्रीजिंग लेंथ। ओके, ऑर्डर डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ 3 स्ट्रक्चरल पार्ट गिवन बिलो। इसका मतलब है दोस्तों पहला वाला पॉइंट जो यहां से आता है वो ये
कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपको उसका सीक्वेंस बताना है। कैसे? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ, मतलब जिसकी लेंथ सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा लेंथ, फिर उससे ज़्यादा लेंथ। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में और इसका हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, अब इसको दोस्तों हमें क्रम लगाना है, वो भी किस में? तो लंबाई के घटने के हिसाब से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, हमारे स्टमक के 3 पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है जेजुनम, ओके, दूसरा है डिओडेनम और तीसरा है इलियम। तो अगर लंबाई के हिसाब से देखें तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आता है वो है ऑप्शन डी। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आता है वो है ऑप्शन डी, कि सबसे छोटा इनमें होता है इलियम, फिर उसके बाद दोस्तों जेजुनम एंड देन डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब दोस्तों मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया और आपकी बॉडी को उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी, तो आपने जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाया है, तो हमारी बॉडी जो है उस ग्लूकोज को क्या करती है? हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है किसमें? ग्लाइकोजेन। तो अगर आप ज़्यादा ग्लूकोज खाते हो तो बॉडी उसे स्टोर कर देती है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। क्वेश्चन है, ग्लाइकोजेन बनाने के बाद उसे स्टोर कहाँ पे करते हैं? हाँ दोस्तों, बॉडी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को, ज़्यादा ग्लूकोज को, अतिरिक्त ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजेन में। अब उसे स्टोर कहाँ पर करती है? तो स्टमक में, लीवर में, पैनक्रीज में या बाइल में। तो दोस्तों एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन स्टोर किया जाता है हमारे लीवर में। तो अगर आप ज़्यादा ग्लूकोज खाते हो तो उसे बॉडी कहाँ पर स्टोर करती है? उसे बॉडी स्टोर करती है ऑप्शन बी, लीवर में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एनर्जी स्टोर्ड इन द लीवर। अब देखो, लीवर में एनर्जी स्टोर है किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। और मसल्स में ये किस फॉर्म में स्टोर होती है? हाँ दोस्तों, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आती है, जो हम लोग लीवर और मसल में स्टोर करते हैं, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आती है लीवर और मसल के, इसमें वो किस फॉर्म में स्टोर की जाती है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, फैट्स के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में या ग्लाइकोजेन के फॉर्म में? तो दोस्तों आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ग्लाइकोजेन। हमारी बॉडी में जो एक्सेस ऑफ एनर्जी लीवर और मसल में स्टोर होती है वो स्टोर होती है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, पैनक्रीज है, थायराइड ग्लैंड है या स्टमक? हाँ दोस्तों, तो उसमें से देखो, स्टमक तो भाई ग्लैंड है ही नहीं, अब इन 3 ऑप्शन, ये तीनों की तीनों ग्लैंड से, ग्रंथियां है, इनमें से हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है लीवर। हाँ जी दोस्तों, इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना है कि हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो वो है लीवर ये ग्लैंड है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, तो देखो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अभी जितने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, अगर वो आपको समझ में आए होंगे तो उसके बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर आप लॉजिक लगा के इन क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको लॉजिक लगा के क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे हमारे डाइजेशन सिस्टम के बारे में है और हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देखो पहला ऑप्शन है सलाइवरी अमाइलेस। ओके, सलाइवरी अमाइलेस जो है ये क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन इन द माउथ। तो दोस्तों क्या सलाइवरी जो अमाइलेस है, क्या वो प्रोटीन को हमारे माउथ में ब्रेक करता है या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है? तो भाई वो हमारी बॉडी में प्रोटीन को ब्रेक नहीं करता, वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। यानी दोस्तों ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा, बराबर। अब दूसरा, एसोफेगस इज इन्वॉल्व इन केमिकल डाइजेशन।
दोस्तों क्या एसोफेगस में केमिकल डाइजेशन होता है? जी नहीं, केमिकल डाइजेशन शुरू होता है स्टमक से, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। अब दोस्तों बाइल को कौन प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है लीवर, और लीवर में जो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है उसे स्टोर करते हैं गैल ब्लैडर में। अब ये एड इन फैट डाइजेशन, तो लीवर जो बाइल जूस बनाता है जो गैल ब्लैडर में सेव होता है, क्या वो फैट डाइजेशन में काम करता है? यस, उसका आंसर है दोस्तों यस। तो लीवर जो प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, उसे यूज किया जाता है फैट्स के डाइजेशन में। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ओनली ऑप्शन सी। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डाइजेशन सिस्टम के बारे में ही है। यहां से भी आप बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रख सकते हो जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमें इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है इनके बारे में सोचना है और इनमें से कौन सा करेक्ट है वो बताना है। तो चलिए दोस्तों एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उनके हिसाब से एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है द स्टमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो स्टमक है, पेट जो है, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्राव होता है जो क्या करता है? ओके, हाँ, तो दोस्तों ये पहला स्टेटमेंट सही है या गलत? तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर सही है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है। अब दोस्तों दूसरा जो है विच हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, क्या ये फैट्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है? नहीं दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मीडियम को एसिडिक कर देता है और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए हैं उन्हें मार देता है। तो ये आधा स्टेटमेंट तो करेक्ट था, आधा स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन 1 और ये जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है। अब दोस्तों दूसरा, पेप्सिन इज एक्टिवेटेड बाय एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक। यस, क्योंकि स्टमक में ही तो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हुआ था, जिसमें काम कौन कर रहा था? एंजाइम पेप्सिन, और स्टमक का मीडियम तो एसिडिक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से। तो यस, ये करेक्ट है कि स्टमक में पेप्सिन जो है ये एसिडिक एनवायरनमेंट के वजह से प्रोटीन डाइजेशन शुरू कर देता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो गया है। अब बचा दोस्तों ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर ये हो गया आपका पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन और ये तीसरा ऑप्शन। तो दोस्तों स्टमक लाइनिंग इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एसिड बाय म्यूकस सिक्रेशन। तो देखो स्टमक में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट हो रहा है, अब उससे स्टमक की लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो म्यूकस। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 और 3। ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ये पहला गलत क्यों है? पहला आधा सही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सीक्रेट होता है, पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फैट्स के डाइजेशन में मदद नहीं करता। फैट का डाइजेशन दोस्तों बाइल जूस के वजह से होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अब दोस्तों ये कुछ एंजाइम्स है और इनके सामने ये इनका काम लिखा है। अब हमें यहाँ पर हमें करेक्ट पेयर ढूंढनी है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले लाइपेज ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। लाइपेज क्या प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है? नहीं, लाइपेज का काम होता है फैट्स को ब्रेक करना। और दोस्तों प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो पेप्सिन और ट्रेप्सिन। अब दूसरा अमाइलेज ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है? यस, ये करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों पेप्सिन ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स ना, पेप्सिन जो है ये ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करते हैं, सॉरी पेप्सिन जो है ये ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करते हैं, और लाइपेज जो है ये ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स करते हैं। और बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस प्रोटीन को ब्रेक करता है? नहीं, बाइल जूस जो है ये फैट को ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी कि अमाइलेज ये जो एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, अमाइलेज। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी के ग्रंथियों से रिलेटेड।
ओके, ग्लैंड से रिलेटेड। तो दोस्तों हमारी बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो तो लीवर है, वो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। अब उसके अलावा दोस्तों, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टलेस ग्लैंड, ओके, नलिकाहीन ग्रंथि। तो हमारी बॉडी के सबसे बड़ी ग्लैंड तो आपने देख ली लीवर। अब बता दीजिए हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो डक्टलेस है, नलिकाहीन है। लीवर है, स्वेट ग्लैंड पसीने वाली ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतस्रावी ग्रंथि, या किडनी। तो दोस्तों डक्टलेस ग्लैंड जो होते हैं उन्हें ही कहा जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड। तो दोस्तों ये वाला टर्म जो थोड़ा सा याद रखिएगा कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स को ही कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड, नलिकाहीन ग्रंथियां। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। हमारी शरीर में जो सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड सबसे छोटी, उसका नाम क्या है? तो एड्रेनल है, ओके, थायराइड है, पैनक्रीज है, अन्य अग्न्याशय, या पिट्यूटरी। तो दोस्तों हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारी बॉडी में सबसे छोटी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एक्ट एज अ बोथ। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में दोनों फंक्शन करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला भी और इंडोक्राइन ग्लैंड वाला भी? हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी हमारी ग्लैंड है जो दोनों कैटेगरी में आती है, जिसे मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है? पहला ऑप्शन है दोस्तों एड्रेनल ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है लैक्रिमल ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों पैनक्रीज ग्लैंड, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों थायराइड ग्लैंड। तो यहां पर आंसर क्या होगा? तो यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर है पैनक्रीज। तो दोस्तों पैनक्रीज जो है, अग्न्याशय जो है, ये हमारी बॉडी में मिक्स ग्लैंड है। ये इंडोक्राइन का भी काम करती है, एक्सोक्राइन का भी काम करती है। अब दोस्तों है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है? हाँ दोस्तों, इंसुलिन क्या है? फैट है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन है? हाँ दोस्तों सोच के बताओ, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो पैनक्रीज जो है, ओके, पैनक्रीज ही इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। पैनक्रीज ही तो है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है, और इंसुलिन को आपने सुना होगा, इसी के वजह से तो डायबिटीज होती है। अब पैनक्रीज क्या हो गया? पैनक्रीज ने इंसुलिन को प्रोड्यूस किया, अब इंसुलिन एक तरह का हार्मोन हो गया। तो दोस्तों ये जितने भी हार्मोन्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, वैसे ही दोस्तों हार्मोन्स भी प्रोटीन होते हैं। एंजाइम और हार्मोन्स ये जनरली एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो इंसुलिन जब भी सुनाई दे तो भाई पैनक्रीज उसको सीक्रेट करता है, इसी के वजह से डायबिटीज होता है, और ये भी एक तरह का प्रोटीन है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सी पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं करती है वह हार्मोन्स के साथ? तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा इंसुलिन एक हार्मोन है जिसे पैनक्रीज प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों इंसुलिन का काम क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, रक्त में जो ग्लूकोज है, शर्करा जो है, शुगर जो है, उसको मैनेज करना। भाई करेक्ट है, उसी के वजह से तो डायबिटीज होती है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब दोस्तों दूसरा हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन इसका काम क्या होता है? तो दोस्तों मेलाटोनिन जो है ये हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है, हमारी नींद को नियमन करता है, ये भी सही है। अब दोस्तों तीसरा ऑप्शन ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन के वजह से दोस्तों स्तन ग्रंथियों में से दूध का निर्माण होता है, मुक्ति होती है, ये भी सही है। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन है गैस्ट्रीन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ना। गैस्ट्रीन जो है दोस्तों ये हार्मोन डाइजेशन में काम करता है, ना कि आपके ब्लड प्रेशर में। तो गलत ऑप्शन हो गया
ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये 3 ऑप्शन याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टॉपिक पर कि भाई मेलाटोनिन का काम क्या है, स्लीप हार्मोन, इंसुलिन का काम क्या है, वैसे ही दोस्तों ऑक्सीटोसिन का काम क्या है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिकली बताइएगा कि जब माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, चूमना शुरू करते हैं, तो इनमें से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? ओके, हगिंग और किसिंग, इसके वजह से कौन सा हार्मोन बॉडी में सीक्रेट होता है? इंसुलिन होता है, नॉरएड्रेनालिन होता है, ओके, फॉलिकल हार्मोन होता है, या ऑक्सीटोसिन? क्या होगा दोस्तों आंसर इसका? ऑक्सीटोसिन ये इसका करेक्ट हार्मोन है, इसीलिए दोस्तों इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। लव हार्मोन किसे कहा जाता है? लव हार्मोन कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को। लव हार्मोन कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को। अब दोस्तों आयोडाइज सॉल्ट, आयोडीन युक्त नमक, इसका उपयोग क्या है? आयोडाइज सॉल्ट, आयोडीन युक्त नमक, इसका उपयोग क्या है? तो ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ये हमारा जो रेजिस्टेंस जो है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है उसे बढ़ाता है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ये हमारी थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और हमारी थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसमें आयोडीन का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों जब भी आप इसके बारे में सुनोगे, आयोडीन सॉल्ट, थायराइड ग्लैंड और हार्मोन का नाम थायरॉक्सिन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे लव हार्मोन हमने देखा ऑक्सीटोसिन, वैसे ही हमारी बॉडी में एक और हार्मोन होता है जिसे कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट कंसेप्ट। तो कौन सा हार्मोन है जो लड़ाई करना, सिचुएशन को डील करना करेज के साथ, या सिचुएशन से भाग जाना? तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन होता है, एड्रेनलिन होता है, एस्ट्रोजन होता है, या ऑक्सीटोसिन? तो दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए आप पर एक कुत्ते ने भौंक दिया, अब आप डर जाते हो, तब हमारे पास 2 चॉइस होती है कि आप भाग जाओ या आप वहीं पे खड़े रह के उसका सामना करो। उस टाइम पे हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो दोस्तों इंसुलिन है, एड्रेनलिन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को ही कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन, और एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन, या लड़ो या भाग जाओ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कॉमन है, फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? हाँ दोस्तों, फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन? क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? तो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को कहा जाता है फीमेल सेक्स हार्मोन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी धरती पर सबसे ओल्डेस्ट कौन सा जीव है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीव कौन सा है? ब्लू ग्रीन अलगी है, फंगी है, अमीबा है, यूग्लिना है? हाँ दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? धरती पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी ये धरती पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीव है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने ही तो हमें इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, ओके। अब उसी थ्योरी का एक पार्ट था नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, वो किस पर बेस्ड है? ओवर प्रोडक्शन पर, अति उत्पादन पर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, अस्तित्व और विविधता के लिए संघर्ष, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यता की
उत्तरजीविता या ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? तो डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, वो किस पर बेस्ड है? वो दोस्तों बेस्ड है ऑल ऑफ द अबव। डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, वो इन सभी पर्यायों पर बेस्ड है। ओवर प्रोडक्शन पर भी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और वेरिएशन भी, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर भी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जीन से रिलेटेड ही है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? हाँ दोस्तों, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के जनक, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ओके, ग्रेगोर मेंडल को कहा जाता है, ह्यूगो डे विरिस को कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है, या थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है? भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आंसर इसका पता होना चाहिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है दोस्तों ग्रेगोर मेंडल को। और इनका जो एक फेमस एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने कौन से प्लांट पर वो एक्सपेरिमेंट किया था? तो दोस्तों इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे। पी प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने जीन्स का पता लगाया था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोम मैपिंग किसे कहते हैं? ओके, जीनोम मैपिंग ये किससे संबंधित है? ये ब्लड ग्रुपिंग से संबंधित है, ये जीन के मैपिंग से संबंधित है, या ये हमारे नर्व सेंटर जो है तंत्रिका केंद्रों से रिलेटेड है, या ये हमारे मस्तिष्क ब्रेन मैपिंग से रिलेटेड है? तो दोस्तों जीनोम मैपिंग, जीनोम मतलब जीन मैपिंग, तो आंसर क्या हो गया? मैपिंग ऑफ जीन्स। ऑप्शन बी इसका आंसर है। जीनोम मैपिंग किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों जीनोम मैपिंग रिलेटेड है मैपिंग ऑफ जीन से। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल एंड इजी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? यूनिट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों क्रोमोसोम को कहा जाता है, डीएनए को कहा जाता है, जीन को कहा जाता है, या न्यूक्लियस को? हाँ दोस्तों, यूनिट ऑफ हेरिडिटी किसे कहोगे? न्यूक्लियस, डीएनए, जीन, क्रोमोसोम? आंसर इज जीन्स। जीन्स को दोस्तों यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, ये जीन्स से बने होते हैं डीएनए, डीएनए होता है दोस्तों क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम होता है दोस्तों न्यूक्लियस में। ये सीक्वेंस भी आप यहां पर याद रख सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन। अब दोस्तों जो जीन जो है, जीन के भीतर जो बेस है, ओके, जीन के भीतर जो बेस है, अगर उनका सीक्वेंस बदल जाए। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जीन में कौन से बेसिस होते हैं, जीन कौन से बेसिस से बना होता है? तो इन बेसिस को हम लोग कहते हैं दोस्तों एटीजीसी। जीन में जनरली 4 बेस होते हैं एटीजीसी, एडेनाइन, थाइमिन, ग्वाइनाइन एंड साइटोसाइन। एडेनाइन, थाइमिन, ग्वाइनाइन एंड साइटोसाइन, ये जो 4 बेस होते हैं इनसे जीन बने होते हैं। तो अगर इनका सीक्वेंस बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे म्यूटेशन कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, या ब्रीडिंग कहते हैं? हाँ दोस्तों, अगर जीन के जो ये 4 बेस सीक्वेंस है, 4 बेस जो है इनका सीक्वेंस बदल जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है म्यूटेशन। उसे क्या कहा जाता है? म्यूटेशन। और इसी म्यूटेशन के वजह से तो दोस्तों इवोल्यूशन पॉसिबल हुआ है। इतनी सारी स्पेसीज जो बनी है वो सिर्फ और सिर्फ इस म्यूटेशन के वजह से बनी है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों म्यूटेशन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन में जो जेनेटिक वेरिएशन होते हैं उसका कारण क्या है? लैंगिक प्रजनन में अनुवांशिक भिन्नता का कारण क्या है? सेक्सुअल प्रोडक्शन, तो दोस्तों ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, जीन का सम्मिश्रण होना, क्रोमोसोमल चेंजेस, जो गुणसूत्र है उनमें परिवर्तन हो जाना, शफलिंग ऑफ जीन्स, जो जीन्स में फेरबदल हो जाना, या ऑल ऑफ द अबव? तो दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं वो किसके वजह से आते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन सब के वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, इन सब के वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स,
क्रोमोसोमल चेंजेस के वजह से, शफलिंग ऑफ जीन्स के वजह से। तो जीन में फेरबदल होना, गुणसूत्र परिवर्तन होना, या जीन का सम्मिश्रण होना। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हु फर्स्ट आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन मॉलिक्यूल डीएनए। दोस्तों यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डीएनए का सबसे पहले स्ट्रक्चर किसने बताया था? डीएनए को सबसे पहले किसने डिकोड किया था? तो डॉक्टर मेघानंद साहा ने, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस ने, या जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो दोस्तों डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। या डीएनए को डिकोड किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या डीएनए का मॉडल जो अभी फॉलो किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। अभी जो डीएनए का मॉडल हम लोग यूज करते हैं उसे कहा जाता है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। क्यों? तो सबसे पहले डीएनए की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी? डॉक्टर जेम्स वॉटसन एंड डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। तो इसीलिए इसे कहा जाता है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रख सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव 6 क्रोमोसोम। हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा ये जीव है जिसमें 6 क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र नहीं होता? अब जैसे देखिए आपको पता है ह्यूमंस में 6 क्रोमोसोम, जो 23rd पेयर जो है जिसमें XX और XY। अब यहाँ पर दोस्तों XX और XY ये 6 क्रोमोसोम है, तो फीमेल में अलग होते हैं, मेल में अलग होते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है, कौन सा प्राणी है जिनमें 6 क्रोमोसोम ही नहीं होते हैं? तो दोस्तों मंकीज है, टाइगर है, बटरफ्लाई है, या लिजर्ड, छिपकली। तो दोस्तों इसका आंसर है छिपकली। तो दोस्तों जो लिजर्ड जो है इनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें 6 क्रोमोसोम होते ही नहीं। मतलब मेल और फीमेल में जेनेटिक डिफरेंस यहाँ पर वेरिएशन नहीं मिलता आपको, उसके लिए कोई सेपरेट जीन्स नहीं है, 6 सेपरेट क्रोमोसोम नहीं है। अब दोस्तों फिर एक क्वेश्चन है कि ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमंस में दोस्तों कितने क्रोमोसोम होते हैं? अब इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को दोस्तों आपको थोड़ा केयरफुली पढ़ना होता है। क्यों? अगर आपको क्रोमोसोम की पेयर पूछा है, ओके, क्रोमोसोम की हमारे ह्यूमंस में, हमारी बॉडी में कितनी पेयर होती है? तो दोस्तों हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स की पेयर होती है 23। पेयर का मतलब हो गया 2। तो हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? तो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम है दोस्तों 46। तो हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम? 46। तो अगर आपको क्रोमोसोम पूछा जाए 46 होगा, क्रोमोसोम की पेयर पूछा जाए तो दोस्तों आंसर होगा 23। अगर पेयर पूछा जाता है तो आंसर होगा 23। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सी फंडामेंटल मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि फोर्स है, वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, या वर्क है? तो देखो दोस्तों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी होती है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका SI यूनिट है? सिंपल भाषा में अगर बोलूं, जिसका खुद का SI यूनिट है। तो दोस्तों यहां पर एक कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? आंसर इज इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो दोस्तों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये बाकी 3 क्या है? ये बाकी 3 जो है दोस्तों ये डिराइव्ड है, ये डिराइव्ड है। ये फिजिकल क्वांटिटीज तो है पर ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल तो इलेक्ट्रिक करंट है। अब दोस्तों ये वाले टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि जहां पर हमें ना यूनिट्स पूछे जाते हैं, किसका यूनिट क्या है, तो इसको थोड़ा ना आपको याद करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल पहला क्वेश्चन है पावर का यूनिट क्या है? हाँ जी दोस्तों, पावर का यूनिट क्या है? हर्ट्ज है, वोल्ट है, वैट है, या न्यूट्रॉन है? हाँ दोस्तों, पावर का यूनिट इनमें से क्या होगा? हर्ट्ज, वोल्ट, न्यूट्रॉन्स।
तो दोस्तों पावर का यूनिट है वैट। पावर का यूनिट क्या है? पावर का यूनिट है दोस्तों वैट। हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी, वोल्ट हम लोग करंट का जो भी वोल्टेज डिफरेंस है उसके लिए यूज करते हैं। तो पावर का यूनिट है दोस्तों वैट। अब वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है? देखो दोस्तों, पावर का यूनिट तो आपने वैट देखा, अब यहां पर बताओ इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है? हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट एम्पियर है, वोल्ट है, कुलुम्ब है या वैट ही है? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट भी दोस्तों वैट ही है। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट भी दोस्तों वैट ही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स का यूनिट क्या है? हाँ दोस्तों, फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट फैराडे है, फर्मी है, न्यूटन है या रुदरफोर्ड? हाँ दोस्तों, फोर्स का यूनिट क्या है? तो भाई फोर्स का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट है दोस्तों न्यूटन। ओके, फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट है दोस्तों न्यूटन। तो पावर का वैट, फोर्स का न्यूटन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क का यूनिट क्या है? वर्क, फोर्स आपने देखा, फोर्स देखा आपने, पावर देखा आपने, अब वर्क का दोस्तों वैट, भाई वैट तो नहीं हो सकता, डाइन है, जूल्स है, न्यूट्रॉन्स है। हाँ दोस्तों, वर्क का यूनिट क्या है? वर्क का यूनिट है दोस्तों जूल। वर्क का यूनिट क्या है? जूल। अब दोस्तों वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं या वैट? हाँ भाई, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर किया जाता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइट ईयर किसका यूनिट है? हाँ दोस्तों, लाइट ईयर ये किसका यूनिट है? लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का यूनिट है, स्पीड ऑफ लाइट है या इंटेंसिटी ऑफ लाइट है? तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट ईयर इस यूनिट है दोस्तों डिस्टेंस। लाइट ईयर हम लोग ये यूनिट यूज करते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। डिस्टेंस किस में? तो जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है, मतलब जो स्पेस में, अंतराल में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे दो स्टार के बीच में डिस्टेंस, दो तारों के बीच में कितना अंतर है, धरती और चांद के बीच में कितना डिस्टेंस है, दो आकाशगंगाओं के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये मेजर करने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो होता है दोस्तों लाइट ईयर। तो लाइट ईयर ये डिस्टेंस का यूनिट है, ना कि लाइट का या टाइम का। अब दोस्तों उसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जहां पर आपको लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स? हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जिसके वजह से जो खगोलीय दूरियां है इनको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है? खगोलीय दूरियां जो है इनको मापने के लिए हम लोग लाइट ईयर यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, डिस्टेंस अमॉन्ग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज। ये जो खगोलीय जो पिंड जो होते हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अंतर जो है वो बदलता नहीं है। दूसरा है ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज। ये जो पिंड है इनका गुरुत्वाकर्षण फोर्स कभी नहीं बदलता। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं कि हम लोग इसे यूज करते हैं लाइट ईयर मेजर करने के लिए। या स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ऑलवेज सेम होती है। प्रकाश की जो स्पीड है वो हमेशा सेम होती है। तो दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, खगोलीय दूरियों के लिए लाइट ईयर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लाइट की स्पीड जो है, ओके, स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हमेशा सेम होती है। हाँ दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हमेशा सेम होती है,
करके लाइट ईयर को यूज किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर किसका यूनिट है? हाँ जी दोस्तों, एम्पियर किसका यूनिट है? वोल्टेज का, इलेक्ट्रिक करंट का, रेजिस्टेंस का या पावर का? तो दोस्तों पावर का यूनिट तो हम लोग देख चुके हैं, तो ये किसका यूनिट है? तो दोस्तों एम्पियर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, तो एम्पियर किसका यूनिट हुआ? इलेक्ट्रिक करंट। अब वैसे ही दोस्तों मेगावाट, मेगावाट देखो, वाट को तो हमने देखा यूनिट ऑफ पावर, वाट को हमने देखा यूनिट ऑफ पावर। अब मेगावाट जो है ये किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? हाँ दोस्तों, मेगावाट शक्ति मापने की इकाई वो किसकी है? जो जितना पावर जनरेट होता है उसे मेगावाट में मेजर करते हैं, जितना पावर कंज्यूम हुआ है, उपभोग किया है, उसे मेगावाट में मेजर करते हैं, जितना पावर सेव किया है, बचाया है, उसे हम लोग मेगावाट में मेजर करते हैं, या जो ट्रांसमिशन में खो गया, लॉस्ट हो गया, उसे मेजर करते हैं। हाँ दोस्तों, मेगावाट ये पावर सोर्स ये यूनिट जो है ये कौन सा पावर यूज करने के लिए मेजर किया जाता है? तो दोस्तों जितना जनरेटेड है, ओके, जितना पावर प्लांट में जनरेट होता है उसे मेजर किया जाता है दोस्तों मेगावाट इस यूनिट में। तो मेगावाट जो है ये जितना पावर जनरेट होता है उसे मेजर करता है। अब दोस्तों वैसे ही जब आपने अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस देखे उसके हिसाब से यहाँ पर दोस्तों पेयर बताओ कि इनमें से कौन सी पेयर जो है ये करेक्टली मैच नहीं होती। तो दोस्तों सबसे पहले वर्क, उसका यूनिट क्या जूल है? फोर्स क्या उसका यूनिट न्यूटन है? मास क्या उसका यूनिट केजी है? और प्रेशर क्या उसका यूनिट डाइन है? तो दोस्तों यहाँ पर गलत पेयर कौन सी है? यहाँ पर दोस्तों गलत पेयर है ऑप्शन डी। यहाँ पर गलत पेयर कौन सी है? ऑप्शन डी, यानी वर्क जूल सही है, फोर्स न्यूटन भी सही है, मास और केजी भी सही है, अलग क्या है? तो दोस्तों वो है प्रेशर और डाइन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही, आपको यहाँ पे इनकी पेयर लगानी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो यूनिट दिए हैं आपको और यहाँ पे उनकी लिस्ट। तो वैट, वैट किसका यूनिट है दोस्तों बताओगे? वैट किसका यूनिट है? वैट है दोस्तों यूनिट पावर का, अभी हम लोगों ने जो रिवीजन में देखा। अब दोस्तों वैसे ही नॉट, ओके, नॉटिकल माइल और कैलोरीज। अब दोस्तों कैलोरीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, कैलोरीज किसका यूनिट है? कैलोरीज दोस्तों यूनिट है हीट का। कैलोरीज किसका यूनिट है? हीट का। अब दोस्तों बचा नेक्स्ट, नॉट किसका है? तो दोस्तों नॉट को यूज किया जाता है स्पीड ऑफ शिप, जहाज की जो गति होती है, शिप समुद्र जहाज की जो गति होती है उसे मेजर करते हैं हम लोग नॉट्स में। और नॉटिकल माइल किसे कहते हैं? तो नॉटिकल माइल दोस्तों होता है नेविगेशन के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? हमारा आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पेयरिंग वाला है, तो अभी तक के आपने जो भी जितना भी पढ़ा है इस क्लास में उसके बेसिस पर इसका आंसर दो। तो दोस्तों यहाँ पे करंट पेयर बनानी है, जूल, एम्पियर, वैट, वोल्ट। हाँ दोस्तों, तो अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा जूल किसका यूनिट है? हाँ जी दोस्तों, जूल किसका यूनिट है? जूल यूनिट है वर्क। एम्पियर किसका यूनिट है? एम्पियर यूनिट है दोस्तों करंट। वैट किसका यूनिट है? वैट है दोस्तों पावर। और वोल्ट किसका यूनिट है? तो वोल्ट है दोस्तों इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल। वोल्ट किसका है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है यहां पर ऑप्शन ए। चलो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी वैट्स आर देयर इन हॉर्स पावर? अब हॉर्स पावर ये जो यूनिट हम लोग बोलते हैं, तो दोस्तों एक हॉर्स पावर मतलब कितने वैट्स होंगे? एक हॉर्स पावर मतलब कितने वैट्स? तो 1000,
750, 746, 748। हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 हॉर्स पावर मतलब कितने वैट? 1 हॉर्स पावर मतलब दोस्तों 746 वैट। 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वैट। अब दोस्तों वैसे ही एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग ही किसका यूनिट है? एमस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, या वेलोसिटी का यूनिट है? हाँ जी दोस्तों, एमस्ट्रॉन्ग किसका यूनिट है? तो एमस्ट्रॉन्ग यूनिट है दोस्तों वेवलेंथ। एमस्ट्रॉन्ग किसका यूनिट है? वेवलेंथ। तो हम लोग वेवलेंथ को मेजर करते हैं एमस्ट्रॉन्ग्स में, फ्रीक्वेंसी तो हम लोग मेजर करते हैं हर्ट्ज में। तो दोस्तों अब उसी के हिसाब से ये वाली भी हमें पेयरिंग लगानी है। हाँ दोस्तों, तो यहां पर पेयरिंग बताइए, हाई स्पीड, वेवलेंथ, प्रेशर, एनर्जी। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? वेवलेंथ का यूनिट होता है दोस्तों एमस्ट्रॉन्ग। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? एमस्ट्रॉन्ग। अब दोस्तों एनर्जी का यूनिट क्या है? हाँ दोस्तों, एमस्ट्रॉन्ग तो हो गया, एनर्जी का यूनिट क्या है? एनर्जी का यूनिट है दोस्तों जूल। एनर्जी का यूनिट है जूल। अब दोस्तों प्रेशर का यूनिट क्या होता है? प्रेशर का यूनिट पास्कल। प्रेशर का यूनिट पास्कल। और स्पीड का यूनिट मैक। हाँ दोस्तों, स्पीड का यूनिट मैक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, मैक 1, मैक 2, मैक 3, मैक 4। तो हाई स्पीड मैक। तो दोस्तों इस पेयर का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस पेयर का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। इस पेयर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। एनर्जी जूल, प्रेशर पास्कल, वेवलेंथ एमस्ट्रॉन्ग और हाई स्पीड मैक 1। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ओके, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, ध्वनि की तीव्रता का मारक है डेसिबल। हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर है। अब दोस्तों ये हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, हॉर्स पावर मतलब कितने वैट? 746। तो वैट किसका यूनिट है? पावर का है। तो भाई ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अब दोस्तों नॉटिकल माइल किसके लिए यूज किया जाता है? तो नेवल शिप का जो डिस्टेंस है उसे मेजर करने के लिए। ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन से पढ़ा, तो ये वाला भी करेक्ट है। अब दोस्तों सेल्सियस, सेल्सियस क्या होता है? हाँ दोस्तों, तो यहां पर डेसिबल ये जो है ये यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी है। जो नॉइस पोल्यूशन जो होता है, ठीक है दोस्तों, नॉइस पोल्यूशन की जब बात होती है तो उसमें यूनिट कौन सा यूज किया जाता है? नॉइस पोल्यूशन में दोस्तों यूनिट यूज किया जाता है डेसिबल। तो यहां पर सेल्सियस किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ हीट है ना, ये टेम्परेचर। हाँ दोस्तों, सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, ना कि यूनिट ऑफ हीट। तो यहाँ पे कौन सी पेयर गलत है? तो वो है सेल्सियस। हीट के लिए हम लोग दोस्तों सेल्सियस नहीं यूज करते। अब दोस्तों फिर यहाँ पर हीट के लिए तो आप सेल्सियस यूज नहीं करते, तो हीट के लिए इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है? ये जो चार आपको दिए हैं इनमें से कौन सा यूनिट हीट के लिए इस्तेमाल नहीं होता? कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल। अब दोस्तों वैट जो है ये किसका यूनिट है? पावर का। वैट किसका यूनिट है? पावर का। तो दोस्तों हीट के लिए ये 3 यूनिट यूज किए जाते हैं, कैलोरीज भी, किलो कैलोरीज भी, किलो जूल भी। अब दोस्तों बात करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट यूनिट ऑफ हीट? अब दोस्तों पहले भी हमने ये सेम क्वेश्चन देखा, अभी भी सेम क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हीट का यूनिट नहीं है। तो दोस्तों बताओगे पहले ऑप्शन के बेसिस पर। अब यहां पर बताओ जूल, हमने देखा ना वहां पे किलो जूल था, तो जूल भी हीट का यूनिट होगा। कैलोरी, कैलोरी और किलो कैलोरी ये भी हमने प्रीवियस ऑप्शन में देखा, ये भी हीट का यूनिट है। फिर बचा दोस्तों सेंटीग्रेड, ERG। अब दोस्तों इसके पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था सेल्सियस। हाँ दोस्तों, क्या सेल्सियस हीट का यूनिट था? नहीं। तो क्या सेंटीग्रेड होगा? तो नहीं।
तो दोस्तों ERGB जो है, ओके, ये भी हीट का यूनिट है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड और सेल्सियस ये हीट के यूनिट नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो ये ध्वनि की गति, ओके, ध्वनि की गति। तो दोस्तों स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किस मीडियम में ज्यादा है, ये असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, पानी, स्टील और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर बताइए स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ पर होगी। हाँ दोस्तों, इसका असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम किस में होगी, फिर उससे ज्यादा किस में होगी और उससे ज्यादा किस में होगी। तो दोस्तों यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लगाना है हमें स्पीड ऑफ साउंड का। तो वो किस ऑप्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड दोस्तों कहां पर होगी। तो सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड होगी स्टील में, उसके बाद होगी दोस्तों वाटर में और उसके बाद होगी नाइट्रोजन में। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, वो है दोस्तों ऑप्शन बी, वो है ऑप्शन बी। अब दोस्तों वो जो क्वेश्चन था उसी का थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर है कि साउंड विल हैव अ हाईएस्ट वेलोसिटी, साउंड का उच्चतम वेग कहाँ पर होगा, वैक्यूम में होगा, एयर में होगा, वाटर में होगा या स्टील में। अब इसी को अगर आप देखो तो देखो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है और वैक्यूम कुछ नहीं है। तो दोस्तों स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है, गैसियस में होगा या वैक्यूम में। हाँ दोस्तों, तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा कहां पर होती है, सॉलिड में, स्टील में। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा कहां पर होगी, तो स्टील में, इस्पात में, सॉलिड में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हियर अ इको, अगर हमें प्रतिध्वनि इको सुनना है तो मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस किसके बीच में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ऑब्जर्वर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ऑब्जर्वर में मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, अगर उतना डिस्टेंस है तो उसे इको सुनाई देगा। तो दोस्तों 165 फीट, 165 मीटर, 16.5 फीट या 16.5 मीटर। हाँ दोस्तों, इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए दोस्तों 16.5 मीटर, 16.5 मीटर। यहाँ पे यूनिट थोड़ा सा याद रखिएगा, मीटर है, 16.5 मीटर ये मिनिमम डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए। अब दोस्तों प्रीवियसली जो 2 क्वेश्चन देखे उसी के बेसिस पे एक लॉजिक लगा के और एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच मीडियम, कौन से मीडियम में, कौन से माध्यम में साउंड की स्पीड मैक्सिमम होगी, ध्वनि की स्पीड सबसे अधिकतम होगी, वो भी 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड अधिकतम किस में होगी, एयर में होगी, ग्रेनाइट में होगी, वाटर में होगी या आयरन में होगी। हाँ दोस्तों, तो देखिए यहां पर एक पॉइंट याद रखना है, साउंड की स्पीड, जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड जो है, ध्वनि की जो गति जो है, ये टेम्परेचर भी डिपेंड होती है, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड होती है, मीडियम पर तो डिपेंड होती ही है, उसके साथ ही टेम्परेचर पे भी डिपेंड होती है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सॉलिड है, ग्रेनाइट भी है, आयरन भी है। तो अब इनमें से जो सबसे ज्यादा डेंस होगा, जो सबसे ज्यादा जिसकी घनता होगी, उसमें स्पीड ज्यादा होगी। तो इसीलिए दोस्तों आंसर है यहाँ पे आयरन। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो वो होगी आयरन से, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है, घनता जो है वो ज्यादा है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड की जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पिच, साउंड की जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पिच, वो किस पे डिपेंड होती है। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पिच, वो किस पर डिपेंड होती है, इंटेंसिटी पर, तीव्रता पर, फ्रीक्वेंसी पर, क्वालिटी पर या एम्पलीट्यूड पर। हाँ दोस्तों, साउंड की जो क्वालिटी है पिच, वो किस पर निर्भर करती है, तो दोस्तों वो निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी पर।
जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी पिच भी ज़्यादा होगी और उतना ही डिस्टेंस वो ट्रैवल भी करेगी। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, साउंड की जो पिच जो होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। साउंड की जो पिच होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। अब दोस्तों साउंड के बारे में ही और एक क्वेश्चन है जिसे हमें डिस्कस करना है। हाँ जी, तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, व्हाट इज द ऑडियोबल रेंज ऑफ ह्यूमन। दोस्तों मनुष्यों की जो श्रव्य सीमा है वो कितनी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज के साउंड जो है वो हम इंसानों को, मनुष्य को सुनाई देती है। 20 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज, या दोस्तों यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों ये जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। ओके, मिस्टेक है तो चलो मैं आपको थोड़ा करेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। तो दोस्तों ह्यूमंस को जो ऑडियोबल रेंज जो है वो होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20K हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज। इसको लिखने का दूसरा तरीका ऐसा भी होता है, 20 हर्ट्ज टू 20K हर्ट्ज, ऐसा भी लिखा ये हो सकता है। तो दोस्तों इस फ्रीक्वेंसी की रेंज में जो साउंड होता है, आवाज जो होता है, वही इंसानों को सुनाई देता है। तो अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी है तो वो हमें सुनाई नहीं देगी, और अगर 20,000 के 20,000 से ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है वो भी हमें सुनाई नहीं देगी। तो ये जो 20,000 से जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो साउंड होता है, जो आवाज़ होता है, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों अल्ट्रासाउंड। उसे कहते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड। अगर 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है उसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड, और अगर 20 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से कम है तो उसे कहते हैं दोस्तों इंफ्रासाउंड। उसे कहते हैं इंफ्रासाउंड। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड किसे, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, और इंफ्रासाउंड अगर 20,000 हर्ट्ज से कम है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिकल है, इसका आंसर आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैट फ्लाई ड्यूरिंग डार्क नाइट। बैट्स जो होते हैं, चमगादड़ जो है, ये रात को अंधेरे में फ्लाई करते हैं और अपनी शिकार भी करते हैं। क्यों, कैसे, कौन से प्रिंसिपल पर। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है, प्यूपिल ऑफ देयर आईज इज लार्ज, उनके नेत्रों की पुतली बड़ी होती है। जनरली दोस्तों ये पहला ऑप्शन जो है ना, ये उल्लू के बारे में सही है। उल्लू की जो पुतलियां जो होती है वो बड़ी होती है, बैट्स। दूसरा, देयर नाइट विजन इज वेरी गुड, उनको रात को देखने की उनकी जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है। एवरी बर्ड कैन डू दिस, सारे पंछी कर सकते हैं। या दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव, दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव और गाइडेड बाय देम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बैट्स जो होते हैं, बैट्स ये रात को फ्लाई करते हैं, शिकार भी करते हैं, तो उन्हें रात को दिखाई नहीं देता। वो रात को देखने के लिए, नेविगेशन के लिए, शिकार करने के लिए दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं। अब ये सेम लॉजिक जो है ना दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव वाला जो बैट्स के कॉन्टेक्स्ट में आता है, उसे ही हम लोग गंगा डॉल्फिन के इसमें भी देखते हैं। गंगा डॉल्फिन के बारे में भी आपने उसको देखा होगा, गंगा डॉल्फिन जो हमारा राष्ट्रीय जलचर प्राणी भी है। तो गंगा डॉल्फिन जो है वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं नदी में तैरने के लिए और शिकार करने के लिए, नेविगेशन और शिकार के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप। तो देखो इस पर भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट की हार्ट बीट सुनने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं। पेशेंट जो है, डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट की हार्ट बीट सुनने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसका नाम है दोस्तों स्टेथोस्कोप। अब ये स्टेथोस्कोप जो है ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, ओके, इसका कौन से सिद्धांत पर ये स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर को पेशेंट की हार्ट बीट सुनने में मदद करता है, कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है। मल्टीपल डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, साउंड के मल्टीपल डिफ्रैक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन ऑफ साउंड, या मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप है
जो उन्हें पेशेंट की धड़कन सुनने में मदद करता है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? तो उनका प्रिंसिपल होता है दोस्तों मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इस प्रिंसिपल पर डॉक्टर का स्टेथोस्कोप जो है वो काम करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलरेबल लिमिट ऑफ नॉइज फॉर ह्यूमन बीइंग्स। हाँ दोस्तों, मनुष्य के लिए जो नॉइज पोल्यूशन, जो शोर जो है, उसकी सहनीय क्षमता मतलब टॉलरेबल लिमिट कितनी होती है? 45 डेसिबल होती है, 85 डेसिबल होती है, 125 डेसिबल होती है या 155 डेसिबल। इससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी, इससे ज़्यादा अगर उसकी डेसिबल वैल्यू हो तो क्या होगा? तो पर्सन को दोस्तों फिजिकल हार्म होगा, सर दर्द होगा, उल्टियाँ भी हो सकती है, ओके, और उन्हें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है, कान के पर्दे भी फूट सकते हैं। तो दोस्तों कौन सी लिमिट है जिसे इंसान उतनी रेंज तक की साउंड को हम लोग सहन कर सकते हैं? तो उसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 85 डेसिबल। 85 डेसिबल दोस्तों ये शोर की सहनीय सीमा है इंसानों के लिए। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउडनेस। ओके, लाउड स्पीकर आपने सुना होगा, लाउडनेस। तो लाउडनेस जो है साउंड का, वो कौन सी टर्म में मेजर किया जाता है? हाँ दोस्तों, साउंड का लाउडनेस कौन सी टर्म में मेजर किया जाता है? फ्रीक्वेंसी में, एम्पलीट्यूड में, वेलोसिटी में या वेवलेंथ में? तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि साउंड का जो पिच होता है, ओके, साउंड का जो पिच होता है उसे मेजर किया जाता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो लाउडनेस को किस केस में मेजर किया जाता है? लाउडनेस को दोस्तों मेजर किया जाता है एम्पलीट्यूड में। तो देखो, लाउडनेस को मेजर किया जाता है एम्पलीट्यूड में। तो आपने एम्पलीट्यूड में एम्पलीफायर ये टर्म सुनी होगी, एम्पलीफायर यानी लाउड स्पीकर। तो साउंड की लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड में मेजर की जाती है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। साउंड जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो दोस्तों कौन सी क्वांटिटी अनचेंज होती है? जब भी साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो क्या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, क्या एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, क्या वेवलेंथ कांस्टेंट रहता है या स्पीड कांस्टेंट रहती है? तो अभी हमने जो पढ़ा तो उसके हिसाब से दोस्तों साउंड की स्पीड जो है वो मीडियम के हिसाब से तो बदलती रहती है। साउंड की स्पीड जो है वो तो मीडियम के हिसाब से बदलती रहती है। तो फिर यहां पर एक चीज बताइए, कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रहती है? हाँ दोस्तों, तो उसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए है उसका फ्रीक्वेंसी। साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तब दोस्तों उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बस इतना ही। कल और एक सेशन में हम लोग मिलेंगे। कल के सेशन में हम लोग फिर से बायोलॉजी, फिजिक्स और हाँ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस देखेंगे, तो उन्हें इसी तरह से देखेंगे। तो दोस्तों हमारे सेशन को लाइक करना मत भूलिए। अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और आई होप कि इस सेशन का आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपकी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। सो दोस्तों अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और आपको आपकी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं दोस्तों।